आज है माननीय मुलायम जी की दूसरी पुण्यतिथि यहाँ पे धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में 2027 की तैयारी में यहाँ पे 27 साइकिल बांटी गई है। जो यहाँ के आम लोग हैं, आम गरीब लोग हैं, छोटे रोजगार है, उद्योगपति है, चाहे बार्बर हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, उनको साइकिल बांटी गई है 27 के उपलक्ष्य में। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हो रही है। अगर प्रधानमंत्री और लोकसभा माने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक ही साथ होता है तो 27 में हो तो 29 में चला जाएगा। वो बहुत दूर की कौड़ी है वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक शिगुफा है वन नेशन वन इलेक्शन। जो चुनाव आयोग 4 राज्यों की एक साथ चुनाव नहीं करवा सकता, वो चुनाव आयोग पूरे हिंदुस्तान में राज्यों का और लोकसभा का सारे चुनाव एक साथ कैसे संभव हो सकता है। ये सिर्फ चुनावी शिगुफा वन नेशन वन इलेक्शन। बाकी चूँकि आज नेताजी की पुण्यतिथि है तो इस पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और डॉक्टर अमित सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के साथी लोग नेताजी की पुण्यतिथि को विचार गोष्ठी के माध्यम से उनको याद कर रहे हैं। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और उसके पीछे जो थीम है वो थीम है कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का 27 साइकिलों का वितरण किए हैं। ये अपने आप में ये एक यूनिक प्रयास है। ये प्रयास हमारे जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को एम्पावर करने के लिए है। और ये एक थीम इसके 2027 में सरकार लाने के लिए 27 साइकिलों का वितरण जी। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं रमा हॉस्पिटल के। आपका जो है कि समाजवादी पार्टी में देख रहे हैं कि बहुत सारे योगदान आप देख रहे हैं। जब धर्मेंद्र यादव जीते थे तभी आप आए हुए थे। कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टियों को कि एक तरफ भाजपा है जो 2 बार से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है, समाजवादी पार्टी उसमें अपनी जगह कैसे बना पाएगी? देखिए क्या है ना कि अगर आप विश्व को देखेंगे पूरे, चाहे आप किसी भी बड़े नेता को देखेंगे, जो जैसे मैं सिंगापुर का एग्जांपल देता हूँ आपको। सिंगापुर 1959 में मछुआरों का देश था। ली कुआन यून जब वहाँ के प्रधानमंत्री बने 10 साल में उन्होंने वहाँ की बेरोजगारी ख़त्म कर दी थी। फिर उसके 10 साल में वो विकसित देश बनने की तरफ बढ़े। तो अगर कोई सरकार 10 साल में बेरोजगारी नहीं ख़त्म कर पाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विजन का अभाव है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं विजन का अभाव है। अगर आप देखेंगे 1976 में चाइना में भी जब माओ मरे और डेंग जियोपिंग आए तो अगले 10 साल में जब वेस्ट के लिए उन्होंने चाइना को खोला तो अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़े, नौकरियां बढ़ी। पर आप कंपेयर कीजिए, जैसे क्या आता ना, दुनिया में हम अब अकेले नहीं रहते हैं। हमको पूरी दुनिया देखनी पड़ेगी कि दुनिया कैसे चली है, कैसे विकसित हुई है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित बने, लेकिन जो 10 साल का आपका कार्यकाल है उसमें आपने कितनी जॉब क्रिएट करी। अभी आपने सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे, वहाँ के मुखिया थे, उन्होंने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया था। किसी भी जनता को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे अगर आप हाईवे बनाते हो, वो अलग बात है कि 2-4 साल में ही टूट जा रहा है। हाईवे बनाते हो तो यहाँ पे किसान प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हो तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई नियम ला रहे हो तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे संभव है? देखिए, आप चूँकि आपने ली कुआन यून की उस चीज़ की बात कर दी है जिसको लोग कहते थे कि सिंगापुर इज़ ए नैनी स्टेट। पर इस पे ली कुआन यून का मत बहुत अलग है। देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है लॉ, एक चीज़ होती है ऑर्डर। और लॉ और ऑर्डर जब आप मेंटेन करते हो तो आपको स्टेबिलिटी आती है। छोटा सा देश है ना, उसमें जनसंख्या उतनी रही, अपने यहाँ बहुत जनसंख्या भी। देखिए क्या हमारे पास नहीं मैटर बिल्कुल नहीं करती। उसका कारण क्या है कि वो छोटा सा देश था, लेकिन जब वो आज़ाद हुआ, मलेशिया से अलग हुआ, तो उसके पास ना अपनी सेना थी, ना उसके पास कोई रिसोर्सेज हैं। भारत रिसोर्सेज में बहुत रिच देश है। भारत रिसोर्सेज में बहुत रिच देश है। हम चाइना में अगर आप देखेंगे तो जो एरेबल कृषि की फील्ड है हम उससे बहुत आगे हैं, लेकिन हम चाइना में वो नहीं कर पा रहे। चाइना से कभी हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। आप मेक इन इंडिया देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब मेक इन इंडिया आया 2014 में तो ये था कि जो हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो भागीदारी है वो 14 से 15% थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि वो 25% पहुँचे। वो अभी भी अगर आप देखेंगे अभी का डाटा उठा के, वो अभी भी 14 से 17% ही है जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी है। अगर आप इसको दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में भागीदारी 38% है, ताइवान की 33% है। जितने भी विकसित देश हैं उनके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी वो 30% से ऊपर है। और 10 साल पहले मेक इन इंडिया बना, लेकिन अभी भी 14% से 17% शुरू हुए, तो आज हम वहीं हैं। क्या वजह क्या है पीछे रहने की? वजह क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको किसी देश को आगे ले जाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। पर स्किल क्या होता है ना, कॉलेजेस में डेवलप नहीं होती है, स्किल फैक्ट्रीज में डेवलप होती है। ठीक है ना? आप पहले फैक्ट्रीज लगाओगे, फैक्ट्रीज़ में आप स्किल वर्करों को रखोगे, तब स्किल डेवलप होती है। अभी क्या हो रहा है कि हम अंधाधुन बस
डिग्रियां दिए जा रहे हैं, डिप्लोमा दिए जा रहे हैं। होता क्या है कि किसी भी चीज़ तो को यहाँ के युवा भी तो सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, कुछ सीखने, कुछ नया ट्राई करने के पीछे नहीं जा रहा है, कुछ चाहते नहीं करना। नहीं, डिग्री का क्या है ना, देखिए अभी क्या है कि जब अब कक्षा कहने का मतलब नकलची करेंगे, लेकिन नकल करके पास करेंगे, लेकिन उनको डिग्री BA की MA की चाहिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए युवा दो तरीके से पढ़ सकता है। कक्षा 8 के बाद जिसके पास पैसा है, जो एकेडमिक्स में जाना चाहता है, वो दूसरी तरफ जा सकता है। कक्षा 8 के बाद जिसके पास पैसा नहीं है, गांव घर गरीब का है, वो स्किल की तरफ जा सकता है। पर आज मान लीजिए कि मैं कक्षा 8 पास करता हूँ, मेरे पास आगे पढ़ने के लिए नहीं है, मैं गांव का लड़का हूँ, मुझे कैसे पता कि मैं क्या स्किल लूँगा कि मैं आज से 5 साल बाद नौकरी पा लूँ? क्या मेरे पास ये एजुकेशन है? नहीं है। मुझे कैसे पता? पूरे आजमगढ़ में एक इंडस्ट्री नहीं है। आजमगढ़ की जनसंख्या 60 से 65 लाख है। तो सपा गढ़ कहते हैं आजमगढ़ को, फिर ये क्यों नहीं हो पाया? देखिए इंडस्ट्री क्या है, अब सपा की, अब चूंकि आजमगढ़ में बात कर ली तो कमिश्नरी सपा की देन है। मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्री की बात करी मैंने। चीनी मिल तो भाई सपा ने देन है, यहाँ पे किसानों के लिए इसी तरह काम कुछ किया। और भी कर सकते थे ना, जैसे गन्ना है यहाँ पे, आपको कच्चा माल मिल जाता हाँ, है, हाँ। चीनी कर दिया, उसी तरह से कुछ और करना चाहिए ना, जहाँ पे यहाँ पे गन्ना। तो वही बहुत करने का मन है, इसीलिए तो हम 27 का इंतजार कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करना है हमें। तो ये चीज़ है। जो कुछ भी यहाँ इंडस्ट्री आई है वो सपा के ही वजह से आई है। आप देख लीजिए, यहाँ एकमात्र जो फैक्ट्री है, चीनी मिल है, वो माननीय अखिलेश जी की देन है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में और नेताजी के सांसदीय पीरियड में उन्होंने किया है। बट यहाँ के लोगों को तो उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है एक फैक्ट्री की वजह से, चीनी की। तो ये तो यहाँ के युवा हैं जो यहाँ के लोग गरीब वर्ग है, उनको वो रोजगार भी तो मिल जाना चाहिए, इतना तो होना चाहिए ना। जब हमारी सरकार थी 2012 से 17 में थी, तो जो चीनी मिल आई उसमें रोजगार नहीं मिला, उसमें मिला, लेकिन उसके बाद से सरकार ने आजमगढ़ को क्या किया? आप सिर्फ आजमगढ़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आजमगढ़ के लिए प्रेजेंट सरकार ने क्या किया है जिसमें बच्चों को रोजगार मिले? हमारी चीनी मिल में तो रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला होगा ना। काहे नहीं? तो और देखिए और भी चीज़ें हैं कि देखिए एक फैक्ट्री से नहीं होने वाला वही कुछ, तो हमने ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब पिछले 10 साल से सरकार है, मान लीजिए समाजवादी सरकार ने एक चीनी की वो लगाई, चीनी मिल लगाई, तो 10 साल में कोई और चीनी मिल क्यों नहीं आई, या 10 साल में कोई और फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? और चूंकि अब सिंगापुर की बात ही निकली, बार बार मेरे मुंह से वही निकलता है, सिंगापुर का 720 स्क्वायर किलोमीटर का देश है और पूरे आजमगढ़ का जो क्षेत्रफल है 4000 स्क्वायर किलोमीटर का है। उससे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? समस्या क्या है कि हम कठिन चीज़ देखते हो तो भाग जाते हैं। हमें भागना नहीं है, कठिन चीज़ कठिन परिस्थितियों में बिना रिसोर्सेज के लोगों ने कैसे किया है तो हम कर सकते हैं। दुबई ने मरुस्थल में दुबई बना दिया, वो सफारी बनाए हुए हैं। हमारे पास इतनी हरियाली है, हमारे अगर आप देवारा में जाएंगे तो वहाँ वही कह रहा हूँ, बाढ़ है, आज़ादी के बाद से बाढ़ है, ठीक है? या वहाँ के आजादी के बाद से नहीं, सृष्टि जब से है तब से बाढ़ है। नहीं, सृष्टि की बात नहीं कर रहा, मतलब आज़ादी के पहले देख लीजिए तो मान लीजिए दूसरे लोगों का वो था, आज़ादी हुए बहुत दिन हो गए, कम से कम कुछ होना चाहिए, तो उसकी बात कर रहा हूँ। अभी क्या है कि अगर वहाँ देखेंगे तो आप जूट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ क्या है कि अगर आप देखेंगे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप जूट और गन्ने खेती को अगर देख ले, अगर कोई विजनरी लोग रहें तो वहाँ पे आप एक पेपर की इंडस्ट्री डाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं? लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो 10 साल 15 साल लेता है, वो 1-2 साल का काम नहीं है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 साल में कोई गवर्नमेंट कोई काम नहीं जनरेट कर पा रही, विजन भी नहीं जनरेट कर पा रही है, तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट में विजन नहीं है, वो नहीं ले जा पाएगी चीज़ों को आगे। जैसे मान लीजिए कि आजमगढ़ में अगर चाहे 1-2 फैक्ट्री बननी शुरू हो गई होती तो कम से कम यहाँ के युवाओं को लगता है कि जो सरकार है करंट, उसके पास विजन है, वो कुछ करना चाहती है। जब यहाँ ज़मीन पे ही कुछ नहीं तो हम 10 साल में कैसे मान लें कि किसी के पास कोई विजन है? तो ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। देखिए क्या है कि अभी हम लोग कहते हैं कि हमारा 65% युवा 27 साल का है, ये हमारा असेट है, लेकिन मैं आज आपको दे रहा हूँ यही जो 27 साल का युवा है अगले 15 साल में 42 साल का हो जाएगा। तो ये जो हमारा असेट है ये हमारा कर्ज हो जाएगा। अब हमें ऐसे विजनरी लोग चाहिए जो इन युवाओं को, और अभी जब आप किसी स्कूल के सामने से गुजरिए हज़ारों बच्चे निकलते हैं, एक कोई भी जॉब के लिए होता है तो 60 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, नई खेप हर साल आती जा रही है। अगर हमने इस चीज़ को मैनेज, देखिए ये उत्पादन हो रहा है, खपत हो ही नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, हाँ सही बात है, और एक चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिए देश हमारा एक बार पीछे जा चुका है। कब? 1991 में, जब माननीय नरसिम्हा राव जी ने लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया। उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए थी, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं हुई। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? टाइम में चीन में भी हुआ, आपने चीन का भी उदाहरण दिया था, उसी टाइम में चीन में भी हुआ था, भारत में सेम हुआ था, पहले भारत आगे था उसके। इन कहाँ कमी रह गई, वहाँ से लेकर के कैसे कमी? वही मैं कह रहा हूँ, कमी यहाँ रह गई कि हम एग्रेरियन सोसाइटी से सीधे
सर्विस सेक्टर में आ गए। सर्विस सेक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ एजुकेशन बहुत चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है कि जो आपका एक गिग वर्कर है या जो एक कम पढ़ा लिखा बच्चा है वो भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम जब तक मजबूत नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा जिसमें हम अपने दम पे हैं। आप मोबाइल लगा लो, आप ईवी लगा लो, पर आपको पता है पूरे देश में, पूरे विश्व में जो क्रिटिकल मिनरल है उसकी 60% सप्लाई चाइना के पास है। और उस पर उसने बैन लगा रखा बहुत से क्रिटिकल मटेरियल पे। जो पूरा सप्लाई होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई होती है, क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं वो 80% चाइना के कंट्रोल में है। तो हमें एक ऐसे विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो हमारी जो मजबूती है, जो अखिलेश यादव को देखते हैं वो विजनरी लीडर है। बहुत विजनरी है। आप ये देखिए ना कि कितने महीनों के अंदर उन्होंने जो है विश्व लेवल का जो है एक्सप्रेसवे बनाया, कितने शॉर्ट पीरियड में उन्होंने लखनऊ में मेट्रो चलाया। आप ये चीज़ देखिए और आप इस सरकार से तुलना करिए कि उस लेवल का एक्सप्रेसवे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उस लेवल का एक्सप्रेसवे इस सरकार ने उतने शॉर्ट पीरियड में नहीं बनाया। और जो बनाया भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उन्हीं का अलाइनमेंट उन्हीं का था, समाजवादी पार्टी का था, ये विजन उन्हीं का था। नेताजी कहा करते थे, उन्होंने पूछ लिया था मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय अखिलेश जी से पूछा था कितने दिन में बना के दे दोगे, तो इन्होंने शायद 23 महीने कहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको ये 20 महीने में चाहिए, हमें एग्जैक्ट पीरियड नहीं याद है, हमें इतने दिन में इस पर उद्घाटन करने आना है, शिलान्यास तो करा रहे हो, कितने दिन में दोगे। तो ये समाजवादी सरकार ही कर सकती थी जो इतने शॉर्ट पीरियड में जो है इस विश्व लेवल का जो है एक्सप्रेसवे बनाए। आखिरी सवाल मेरा है, अभी हरियाणा का जस्ट चुनाव खत्म हुआ है, रिजल्ट आया है, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी क्योंकि जिस तरह से प्रचार किया गया था भाजपा को नीचे गिराने के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, हरियाणा किसान आकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बावजूद भी वहाँ पे बीजेपी जीती है। इसको आप कैसे देखते हैं? यूपी में भी इस तरह अभी तो मैं पॉलिटिकल किसी पॉइंट से पॉलिटिकल पॉइंट मतलब पार्टी में हूँ नहीं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ ना कि सपा लड़ी कहाँ वहाँ नहीं, सपा नहीं लड़ी, कांग्रेस तो लड़ रही थी ना। कांग्रेस तो प्रधानमंत्री का दावा कर रही थी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावा कर रहे थे। नहीं, देखिए दूसरी पार्टी के बारे में हम तो नहीं बोल सकते ना। सपा तो लड़ी नहीं वहाँ पे। ये क्या सपा नहीं साथ थी, इसी वजह से हारी क्या? 2 सीट दे दिए, समाजवादी पार्टी तो मांग रही थी, शायद समाजवादी पार्टी कांग्रेस देती, शायद वहाँ भी हम जीत जाते, शायद हो सकता है कि इसलिए नहीं जीते। शायद में बहुत सारे, आपका भी धन्यवाद, शायद में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती है। तो यहाँ पे हमने बातें करी है माननीय मुलायम जी की, आज पूरी तिथि है दूसरी वाली। इनके बारे में बहुत ही श्रद्धेय नेता रहे, बहुत ही गरीबों और दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, पिछड़े वर्ग के लिए एक मसीहा बन के उभरे थे। यादवों की कहीं न कहीं पहचान मुलायम सिंह यादव और लालू यादव से ही होती है। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।